Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलिए तो आज की क्लास हम चालू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बेसिक डिस्क्रिप्शन देखा था ओरेकल का। अभी हम चालू करते हैं अपनी जो टॉपिक है। टॉपिक का अपना नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको कि शॉर्ट में हम बोलते हैं एसक्यूएल। अब ये जो एसक्यूएल या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये क्या होता है? एक्चुअली ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका यूज हम डाटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। डाटाबेस क्या होता है हमने लास्ट क्लास पे देखा था। तो डाटाबेस क्या होता है मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं आपके लिए। डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा पर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जिस सिस्टम का उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं डीबीएमएस। तो डीबीएमएस में डाटाबेस स्टोर रहता है और उस डीबीएमएस में जो स्टोर डाटा है उससे अगर यूजर कम्युनिकेट करना चाहता है यानी उस पर ऑपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए हमको एक कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। और उस लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज का नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं एसक्यूएल। इस एसक्यूएल को पहले सिक्वल के नाम से भी जाना जाता था, यानी इसका पहला नाम सिक्वल था जिसको बाद में चेंज करके एसक्यूएल कर दिया गया। तो पहली बार इसको आईबीएम कंपनी ने 1970 में बनाया था। और इसके बाद जब पहली बार इसे आईबीएम ने 1970 में बनाया था तो इसको एसक्यूएल कहा जाता था। बाद में इसका नाम चेंज करके सिक्वल कहा जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके एसक्यूएल कर दिया गया। ठीक है। तो शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि एसक्यूएल जो होता है वो क्या है, एक प्रोग्राम एक लैंग्वेज है जिससे हम डाटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी डाटाबेस पर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब डाटाबेस पर किस किस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इसके लिए उस परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशंस को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एसक्यूएल में जो अलग अलग कमांड्स यूज करते हैं उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके आधार पर उस एसक्यूएल को अलग अलग लैंग्वेज में बांट दिए। जैसे पहला हमारे पास कहते हैं जैसे डीडीएल। डीडीएल यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, ये एसक्यूएल का ही पार्ट है, उसको ही कैटेगराइज किया गया है ताकि हम और डेटाबेस पर किए जाने वाले ऑपरेशंस को अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज करके हम यूज कर पाए। तो पहला टाइप का एक ऑपरेशन हमने यूज किया जिसको कि हमने कहा है डीडीएल, यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका यूज हम करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए। अब ये टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल किसे कहते हैं ये भी मैं पहले लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। टेबल हम किसे कहते हैं, रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन होगा उस रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को हम कहते हैं टेबल। रिकॉर्ड्स का कलेक्शन यानी रिलेटेड डाटा या रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं रिकॉर्ड। और उस रिकॉर्ड्स को जब एक जगह हम स्टोर करते हैं तो उस जगह को हम कहते हैं टेबल। तो टेबल में एक से ज्यादा या बहुत से रिकॉर्ड्स एक साथ स्टोर रहते हैं। तो हमारा काम क्या होता है, अगर उस टेबल को क्रिएट करना है या उसमें कोई अल्टर करना है या ड्रॉप करना है या उसको ट्रंकेट करना है या उसमें चेंज करना है तो उसके लिए हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज करते हैं। यहाँ पर केवल टेबल नहीं क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम क्रिएट कमांड से क्रिएट कर सकते हैं या डीडीएल कमांड से हम उसमें अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टेबल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारा पहला काम यहाँ पर टेबल क्रिएट करना होगा, इसलिए मैंने आपको टेबल बोला है। यहाँ पर टेबल के अलावा और भी बहुत से चीजें होते हैं जिसको हम एसक्यूएल में क्रिएट अल्टर ड्रॉप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर टेबल की बात कर रहे हैं। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज से हम क्या क्या बना पाएंगे, हम टेबल को क्रिएट कर पाएंगे, अल्टर कर पाएंगे, ड्रॉप कर पाएंगे, ट्रंकेट और रीनेम, ये सारे कमांड्स के नाम है। इनके बारे में भी हम डिटेल में अभी आगे देखेंगे कि इनका क्या यूज होता है, कैसे कर सकते हैं और इनके सिंटेक्स क्या है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये डीडीएल जो कमांड्स होते हैं उससे हम केवल टेबल नहीं बनाते हैं, इससे और भी बहुत सारे हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। क्या बनाएंगे वो हम आगे की क्लासेस पे देखते जाएंगे। तो बेसिकली जो डीडीएल लैंग्वेजेस होते हैं उसमें ये सारे कमांड्स आते हैं, क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। ये क्या होता है इसे हम आगे देखेंगे। इसी तरीके से जो दूसरा इसका पार्ट होता है उसको हम डीएमएल कह सकते हैं। डीएमएल यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हम डाटाबेस में विभिन्न प्रकार के चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज करना है हमको? डाटाबेस में। ऊपर वाले हमने हमने स्ट्रक्चर में चेंजेस किया था, तो स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए हम डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज करते हैं। और डाटाबेस में जो आपने रिकॉर्ड्स स्टोर किया हुआ है या विभिन्न डेटा स्टोर किया है, उस डेटा पर अगर ऑपरेशंस करना चाहते हैं या चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये सारे कमांड्स यूज करते हैं। जैसे इंसर्ट है, अपडेट कमांड, डिलीट, इंसर्ट ऑल, मर्ज, ये कुछ एग्जांपल हैं डीएमएल लैंग्वेज के, जिसको कि हम फुल फॉर्म बोलते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है। इसके बाद एक अगला पार्ट इसका आता है जिसको कि हम कहते हैं डीसीएल। डीसीएल का मतलब होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। नाम से ही मालूम है कि कुछ कंट्रोल करने के ये काम आएगा। अब क्या चीज कंट्रोल करेगा ये यूजर के द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशंस को ये कंट्रोल करता है, यानी यूजर को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई यूजर क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम डीसीएल यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब इसमें बेसिकली दो तरीके के कमांड्स हम यूज कर सकते हैं डीसीएल में, जिसको कि हम कहते हैं ग्रांट कमांड और रिवोक कमांड। अब ये भी क्या होता है, इसको भी हम आगे एक एक करके देखते जाएंगे कि ग्रांट और रिवोक में क्या होता है। तो मैं शॉर्ट पे ये बता देता हूँ कि ग्रांट का यूज हम करते हैं अथॉरिटी को प्रदान करने के लिए, यानी कि अथॉरिटी अलॉट करने के लिए आप ग्रांट कमांड का यूज करते हैं। और अथॉरिटी यानी कि राइट यानी कि कोई अधिकार को हटाने के लिए या रिमूव करने के लिए हम रिवोक कमांड का यूज करते हैं। कैसे करेंगे इसको भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद एक अगला इसका पार्ट होता है टीसीएल, जिसको कि बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज पे क्या होता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो आपने डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया आपने? डीएमएल। डीएमएल का मतलब आपने देखा है कि इंसर्ट कमांड या अपडेट या डिलीट या मर्ज, इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं इसको हम बोलते हैं डीएमएल। अब इस डीएमएल कमांड को परफॉर्म करने के बाद आप ये चाहते हैं कि वो जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है या तो परमानेंट सेव हो जाए, या जो ऑपरेशन आपने किया है वो कैंसिल हो जाए, या आप कुछ एक ऐसा सेव पॉइंट बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इस ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिसमें कि हम कमिट कमांड का देखेंगे या रोल बैक कमांड देखेंगे और सेव पॉइंट देखेंगे। तो ये तीन कमांड हम टीसीएल लैंग्वेज के अंतर्गत देखेंगे। तो इसका यूज हम क्यों करते हैं? तो आपने अभी अभी मैंने बताया आपको कि जो डीएमएल कमांड आपने परफॉर्म किया है, डीएमएल ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है, उस डीएमएल ऑपरेशन के बाद ही आप इस टीसीएल का यूज करते हैं। कैसे करेंगे हम अभी आगे देखेंगे। इसके बाद एक और आता है जिसको कि हम डीक्यूएल कहते हैं, यानी कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेटा क्वेरी लैंग्वेज का यूज क्या करता है? डाटाबेस से आप रिकॉर्ड्स को अगर फेच करना चाहते हैं, यानी उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं या उसको रिट्रीव करना चाहते हैं, या उसको सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि डाटाबेस से आप उसे बाहर निकालना चाहते हैं, तो या डाटाबेस से निकाल के उसे देखना चाहते हैं या अलग अलग ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए हम DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे पास एक कमांड आता है सेलेक्ट कमांड। तो सेलेक्ट कमांड का यूज हम डाटा को डेटाबेस से फेच करने के लिए करते हैं या रिट्रीव करने के लिए करते हैं। तो इतने कमांड्स हैं जो हम आगे चल के हम देखेंगे इसके बारे में कि कौन कौन से कमांड्स हम कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम हम इस एसक्यूएल में जो करते हैं वो है टेबल क्रिएट करके देख लेते हैं। और टेबल क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप एसक्यूएल को ओपन कैसे करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि एसक्यूएल को कैसे ओपन करना है। तो एसक्यूएल ओपन करने के लिए आप सबसे पहले इस स्टार्ट बटन पे जाएंगे और स्टार्ट पर आप ऑल प्रोग्राम पे चले जाइएगा। ऑल प्रोग्राम में अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ओरेकल। ओरेकल डीबी टेंजी आपको नजर आ रहा होगा। इस ओरेकल डीबी टेंजी के ऊपर आप क्लिक करके आपके सामने एक और ऑप्शन यहाँ पर नजर आएगा एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो आपको इस एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे जाना है। और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आने के बाद ये आपके पास एक प्लस, येलो में प्लस बना हुआ सिंबल नजर आ रहा होगा एसक्यूएल प्लस का। इस एसक्यूएल प्लस के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इससे हमारा क्या होगा, ओरेकल या एसक्यूएल प्लस का जो स्क्रीन है, इंटरफेस है, वो ऑन हो जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या होता है, एसक्यूएल
प्लस का स्क्रीन प्रोवाइड कराता है। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया हुआ है हमारे पास ये लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आया है। तो ये एसक्यूएल स्टार प्लस का स्क्रीन है जिस पर हम अलग अलग ओरेकल के या एसक्यूएल के कमांड्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला काम है यूजर नेम देना। तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट यूजर होता है उसका नाम होता है स्कॉट। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको यूजर नेम में क्या टाइप करना है, स्कॉट टाइप करना है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर आप परफॉर्म करने के बाद जो सबसे पहला काम करेंगे, यूजर नेम में आप क्या देंगे, स्कॉट देंगे। तो डिफॉल्ट नेम है ये यूजर स्कॉट। तो ये आपने यूजर नेम दे दिया स्कॉट, और इसके बाद इसका आपको पासवर्ड भी डालना है। तो जो पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड आप डालेंगे इसका टाइगर। तो ये दो चीजें आपको ध्यान पे रखना है। तो चलिए ये डाल के देख लेते हैं। तो यूजर नेम में हमने क्या डाला है, स्कॉट डाला है, और पासवर्ड में डाल दिया हमने टाइगर। टाइगर डाल के हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, ये हमारा एसक्यूएल स्टार प्लस पे लॉगिन हो गया। तो अभी देखिए हमारा ये स्क्रीन लॉगिन हो गया। अब इस लॉगिन के बाद ये मेरा प्रॉम्प्ट है, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है। तो यहाँ पर बता रहा है कि ओरेकल डाटाबेस आपका कनेक्ट हो गया है। अब जो भी परफॉर्म आप डाटाबेस पे करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। तो पहला जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या चीज है, टेबल क्रिएट करना। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं एसक्यूएल में हम देखते हैं। तो इसके लिए देखिए आपका सिंटेक्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंटेक्स मतलब आप उस टेबल को क्रिएट करने के लिए कैसे परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन। तो आप देंगे क्रिएट कमांड। क्या देंगे आप, क्रिएट कमांड। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक कौन सा कमांड है, क्रिएट कमांड। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है जिससे हम क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। और हम यहाँ पर टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट टेबल, यानी ये टेबल क्रिएट करेगा। उसके बाद हमको एक स्पेस देके देना हमको टेबल का नाम। तो जिस भी नाम का हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वो टेबल का नाम हम यहाँ पर देंगे। आप अपने अपने नाम से एक टेबल क्रिएट कर लीजिएगा जैसे आप करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको देना है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस है, ये पैरेंथेसिस आपको ओपनिंग करनी है। ओपनिंग करने के बाद आपको यहाँ पर कॉलम का नाम देना है। कॉलम नाम यानी फील्ड का नाम। तो टेबल में फील्ड क्या होता है मैंने आपको बता चुका है। जो कॉलम हेडिंग होगा उसको हम बोलते हैं फील्ड। फिर उसका आपको यहाँ पर देना है डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद अगली चीज उसका साइज देना है, उसकी साइज कितनी होगी। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर लगाना है सेमीकोलन, कॉमा लगाना है यहाँ पर। क्या लगाना है आपको, कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के आप दूसरे कॉलम पे आ जाएंगे, दूसरा कॉलम का नाम देंगे, फिर उस कॉलम का डेटा टाइप देंगे, फिर उसका साइज देंगे, फिर आप एक कॉमा लगा लेंगे। कॉमा लगा के ऐसे आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। जितने भी आपको टेबल पे फील्ड देने हैं वो सारे फील्ड के नाम आप एक एक करके देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सिंटेक्स है टेबल क्रिएट करने के लिए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमें इसको बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके लिए यूज किया है। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमने एक एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट किया। किस नाम का टेबल क्रिएट किया, एम्प्लॉय नाम का एक हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया है। तो हमने लिखा यहाँ पर क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। क्या लिखा हमने, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय लिखा हुआ। क्रिएट मेरा कमांड है, टेबल बनाना है, और एम्प्लॉय मेरा टेबल का नाम। फिर हमने ये पैरेंथेसिस ओपन कर लिया। पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद हमने पहला फील्ड का नाम दिया EMPNO। तो ये EMPNO मेरा फील्ड का नाम है जिसका कि मैंने डाटा टाइप दिया नंबर, यानी नंबर टाइप का है। यानी कि आप इसमें नंबर वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, इंटीजर वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। जिसकी साइज हमने दिया है 4, यानी 4 डिजिट की वैल्यू आप इसमें स्टोर कर पाएंगे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, EMPNO नंबर 4 का मतलब ये हुआ कि EMP नंबर एक मेरा फील्ड है जिसमें कि हम 4 डिजिट का एक नंबर स्टोर कर पाएंगे। हमने यहाँ कॉमा लगा दिया। कॉमा लगा के हम दूसरे लाइन पे आते हैं, और दूसरे लाइन पर हमने दूसरे फील्ड का नाम दिया ई नेम, यानी एम्प्लॉय का नाम हम यहाँ पर स्टोर करेंगे जो कि var2 टाइप का है। और 20 कैरेक्टर आप इस पे स्टोर कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का नाम आप इस पे स्टोर कर पाएंगे। तो var2 क्या होता है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। var2 का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर, यानी कि ये क्या होगा, कैरेक्टर लेंथ डेटा है या कैरेक्टर डेटा है जिसका कि यूज आप वेरिएबल के यूज पे करते हैं। यानी कि ये क्या होगा, नाम चेंज होते रहेगा, इसका साइज चेंज होते रहेगा। क्या होगा, इसका साइज मतलब जितना भी वैल्यू आप डालेंगे, जैसे शुरू में आपने 4 कैरेक्टर का एक नाम डाल दिया,
तो वो 4 कैरेक्टर ही मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा। अगर आपने 10 कैरेक्टर का एक नाम डाल दिया तो वो मेमोरी में 10 कैरेक्टर ऑक्यूपाई करेगा, यानी ये फिक्स्ड लेंथ नहीं होता। नेक्स्ट है मेरा जॉब। ये भी वर्क है 2 टाइप का है। 10 कैरेक्टर का साइज हमने दिया, यानी जॉब हम क्या उसका काम है वो हम डालेंगे। एक सैलरी हमने फील्ड नेम ले लिया, नंबर टाइप का 7,2 लिया है। 7,2 का मतलब ये है कि टोटल 7 डिजिट की आप इस पे वैल्यू, नंबर या सैलरी डाल पाएंगे। कितने डिजिट होगी? मैक्सिमम 7 डिजिट की होगी, जिसमें कि 5 जो होगा आपका डेसिमल के पहले का पार्ट होगा, और 2 पार्ट जो होगा वो आपका डेसिमल के बाद के पार्ट का होगा। तो इस तरीके से आप इस पे 7 टोटल नंबर आप स्टोर कर पाएंगे। ठीक है। और एक मैंने डीपीटीएनओ अगला फील्ड का नाम दे दिया, जो कि नंबर टाइप का है, जिसमें कि 3 नंबर आप 3 डिजिट स्टोर कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के रखा है। समझ आ गया होगा कि इसमें हमने क्या क्या किया है। अब चलिए इसको हम क्रिएट करके देखते हैं किस तरीके से हम इसको एसक्यूएल पर अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्रिएट करते हैं। तो इसको करने के लिए क्रिएट, सबसे पहले तो आपको एसक्यूएल ओपन करना है। आप ओपन कर लेंगे एसक्यूएल अपना। तो मैं ऑलरेडी एसक्यूएल ओपन करके रखा हूँ। अब यहाँ पर आप कमांड टाइप करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है। मैंने लिखा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाया हुआ है, फिर ये सारे फील्ड का नाम हमने जो अभी भी डिस्कस किया है वो मैंने दे दिया। यहाँ पर एक चीज बस आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत जरूरी है, कि लास्ट वाला जो कॉलम आपने नेम दिया है, यानी कि फील्ड का नाम दिया है, उसमें कॉमा नहीं रहेगा। इसके पहले के सारे फील्ड के बाद लास्ट में आपका कॉमा रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट वाला आपका फील्ड का नाम है उसके बाद आप कॉमा नहीं देंगे। अगर आप यहाँ पर कॉमा देंगे तो आपका टेबल क्रिएट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि टेबल मेरा क्या हो गया, यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो आपके सामने ऐसा एक मैसेज आएगा, टेबल क्रिएटेड, मतलब आपका टेबल क्या हुआ, क्रिएट हो गया। इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। इस तरीके से मैसेज आपके सामने आना चाहिए। अगर ये मैसेज नहीं आया टेबल क्रिएटेड, इसका मतलब ये है कि आपने कहीं गलती किया है, गलती आपको सुधारनी पड़ेगी। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। अब इसके बाद दूसरा काम हम देख लेते हैं जो आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक टेबल का स्ट्रक्चर दिया है, जो आपको टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल का स्ट्रक्चर देखिए मैंने क्या दिया आप लोग के लिए। तो 3 फील्ड इसमें, 3 कॉलम मैंने डाल दिया। देखिए फील्ड का नाम क्या क्या है मेरे पास। एक फील्ड का नाम है मेरा EMPNO, जो कि नंबर टाइप का है और उसका साइज कितना है, 4 है। दूसरा मेरा ई नेम है, जो कि वर्ड के 2 टाइप का है, उसका भी साइज 10 है। तीसरा एक जॉब है, जो कि वर्ड के 2 टाइप का है, साइज कितना है उसका, 9 है। अगला फील्ड का नाम मेरा MGR है, यानी कि मैनेजर का नंबर है, जिसका कि डेटा टाइप मैंने दिया है नंबर टाइप का, और साइज कितना दिया हुआ उसका, 4 दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ हायर डेट। हायर डेट यानी कौन से डेट पर उस एम्प्लॉय को हायर किया गया है, उसके लिए जो डेटा का टाइप लिया गया है वो डेट लिया गया है, डेट डेटा टाइप लिया गया है। नेक्स्ट लिया है सैलरी, सेल लिखा हुआ है उसका नाम, नंबर टाइप का है, 7,2 है। फिर है कमीशन के लिए शॉर्टकट नेम COM लिया लिया है। तो ये मेरा कमीशन है, जिस पर कि हम कमीशन, जो भी एम्प्लॉय को कमीशन दिया जाएगा वो लेंगे, जो भी नंबर टाइप का है, ये भी 7,2 है। और एक और फील्ड का नाम दिया है DPTNO, ये भी नंबर टाइप का है, और इसमें हमने इसका साइज लिया है 2, यानी 2 डिजिट का हम एक डिपार्टमेंट नंबर इस पे डाल पाएंगे। ठीक है। तो ये मेरा टेबल का स्ट्रक्चर है। तो जब इस टेबल को आप क्रिएट करेंगे, आप अपने नाम से एक टेबल क्रिएट कर लीजिएगा। सपोज आप क्या कमांड देंगे, आप इसको क्रिएट करने के लिए आप इस तरीके से कमांड देंगे, आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, और आप जो भी अपना नाम टेबल का लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सपोज क्या बना दूं, EMP1 नाम का मैंने एक टेबल बना दिया। ठीक है। या फिर आप अपने नाम से टेबल बना लीजिएगा, या जैसे मैंने एक नाइस्टेक नाम का टेबल बना लिया। इसके बाद मेरे को यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप क्या देंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे EMPNO, फील्ड का नाम आपने दे दिया। इसके बाद स्पेस देके आपको क्या देना है, उसका साइज देना है। तो नंबर मैंने 4 ले लिया। और इसके बाद एक चीज और देना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्राइमरी की। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, प्राइमरी की। प्राइमरी की लिखने का मतलब ये होता है कि ये आपके टेबल का क्या होगा, प्राइमरी की होगा। तो यूनिक फील्ड जो होता है, जिससे आप किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
ऐसे की को हम टेबल का कहते हैं प्राइमरी की, यानी ये डुप्लीकेट नहीं होता, ये रिपीटेड नहीं होगा, तो ऐसे फील्ड को हम कहते हैं टेबल का प्राइमरी की। तो आप इसको प्राइमरी की दे सकते हैं। बाकी आगे के जो टेबल के स्ट्रक्चर हैं आपको कैसे बनाना है ये आपको मालूम है। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर आप इस पे बना लीजिएगा, ये टेबल क्रिएट कर लीजिएगा। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये रिकॉर्ड भी दिया हुआ है, जो रिकॉर्ड्स आपको टेबल पे इंसर्ट करने हैं। तो देखिए सारे फील्ड के लिए मैंने यहाँ पर आपको रिकॉर्ड दे रखा है, ये रिकॉर्ड आपको मैन्युअली डालना है। अब रिकॉर्ड डालने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आप वैसा ही डालेंगे। EMPNO पे पहला रिकॉर्ड आपने डाल दिया 7369, नेम डालिएगा स्मिथ, कैपिटल में है, कैपिटल में ही डालिएगा। जॉब मेरा क्लर्क है। MGR यानी उसके मैनेजर का नंबर है 7902, उसका हायर डेट है 17 दिसंबर 80, उसकी सैलरी का अमाउंट है 800 और कमीशन उसका ब्लैंक है, डिपार्टमेंट नंबर 20 है, यानी कमीशन कुछ भी नहीं मिलता, नल वैल्यू है यहाँ पर। इसी तरीके से एक दूसरा रिकॉर्ड दिया हुआ है 7499, उसका नाम है एम्प्लॉय का एलन, जॉब है उसका सेल्समैन, मैनेजर का नंबर है उसका 7698, उसका हायर डेट है 20 फरवरी 81, सैलरी उसका 1600 है, देखिए कमीशन 300 रुपये मिल रहा है उसको, डिपार्टमेंट नंबर उसका 30 है। तो इस तरीके से आपने ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड अपने टेबल के अंदर इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो दो चीज आपको क्रिएट करने हैं, पहला तो आपको एक टेबल क्रिएट कर लेना है और उसमें आपको ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना है, यानी ये रिकॉर्ड सारे के स्टोर करने हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि जब आप इस रिकॉर्ड स्टोर इंसर्ट करेंगे तो किस तरीके से आप अपने टेबल पे रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं उस कमांड को हम कहते हैं इंसर्ट कमांड। कौन सा कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट कमांड से हम अपने डाटाबेस में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। तो इसको स्टोर किस तरीके से किया जाता है देखिए। तो इसके लिए हमने बताया कि इंसर्ट कमांड यूज करना है, तो इसका सिंटेक्स है ये, आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू और उसके बाद ये एंगल ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है वो वेरिएबल है, यानी कि वहां पर आपको अपने टेबल का नाम देना है। तो आपको क्या करना है, टेबल का नाम देना है, उसके बाद लिखना है आपको वैल्यूज। तो वैल्यूज आपको डालने हैं फील्ड के सारे वैल्यूज, तो वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू एन, इस तरीके से जितने भी वैल्यूज है आप अपने टेबल पे डाल पाएंगे। अब यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो वैल्यूज आप डालेंगे वो उसी ही सीरीज पे डालेंगे जिस सीरीज में आपने अपने फील्ड का नाम टेबल पे दे रखा है। यानी कि जैसे मैं सपोज एम्प्लॉय टेबल मैंने जो शुरू में बनाया था उसकी हम बात करते हैं, तो देखिए किस तरीके से हम डाल पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये रिकॉर्ड मैंने एग्जांपल में इंसर्ट करके बताया है आपको। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, यानी मेरा टेबल का नाम क्या चीज है, एम्प्लॉय है। तो इस एम्प्लॉय टेबल पे मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और उसके बाद लिखा वैल्यूज। तो आपको आपने जिस भी नाम का टेबल बना रखा है वो टेबल का नाम आप यहाँ पर एम्प्लॉय की जगह लिखेंगे। वैल्यूज लिखने के बाद देखिए ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ, उनके वैल्यूज डाल दी। तो आपको मालूम होगा पहला फील्ड मैंने डाला था EMPNO जो कि एम्प्लॉय का नंबर था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1000, 4 कैरेक्टर का था। उसके बाद दूसरा फील्ड मैंने लिखा था EMP का नाम यानी एम्प्लॉय का नाम, तो एम्प्लॉय का नाम मैंने लिख दिया चंद्रा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई वैल्यू अगर कैरेक्टर टाइप का है या फिर डेट टाइप का है तो उसको सिंगल कोटेशन के अंदर आपको लिखना है। सिंगल कोटेशन के अंदर आपको लिखना है किसी भी डेट या कैरेक्टर वैल्यू को। तो मेरा नाम यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू है, इसलिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैंने इसको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा है। उसके बाद कॉमा लगा के फिर से उसका जॉब लिख दिया। उसका जॉब क्या चीज है, मैनेजर, ये भी कैरेक्टर वैल्यू है इसलिए इसको भी किसके अंदर लिखा हुआ है, सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई डेट वैल्यू या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी तो उसको सिंगल कोटेशन के अंदर आपको देना है। फिर हमने क्या लिखा यहाँ पर, एम्प्लॉय की सैलरी और उसके बाद उसका डिपार्टमेंट नंबर 10 डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये एक रिकॉर्ड हम अपने टेबल में स्टोर कर सकते हैं। तो पहला हमने एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया है, देखिए ऊपर में ही हमने एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया है। अब इसमें ये रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने के लिए हमने क्या लिखा देखिए, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और वैल्यूज। तो एम्प्लॉय मेरा क्या है, टेबल का नाम है, वैल्यूज में हमने डाला है उन सारे कॉलम्स के वैल्यू जो हमने टेबल पे डाल रखे। तो देखिए मेरा पहला क्या चीज है, EMP नंबर है,
तो मैंने ईएमपी नंबर डाल दिया 1000। दूसरा मेरा ई नेम है यानी एम्प्लॉय का नाम है, मैंने उसका नाम लिख दिया चंद्रा। तीसरा मैंने जॉब दे रखा है यानी उसका जॉब एक मैंने डाल दिया मैनेजर। चौथा मैंने सैलरी सेल फील्ड पे डाल रखा है तो उसकी सैलरी मैंने डाल दी 3500। और फिर लास्ट पे मैंने दे रखा है डिपार्टमेंट नंबर, तो उसका डिपार्टमेंट नंबर डाल दिया मैंने 10। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड मेरा टेबल पे क्रिएट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अभी एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर ये वैल्यू ये कमांड लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने ये एक मैसेज आएगा 1 रो क्रिएटेड, यानी कि आपका एक ये रिकॉर्ड टेबल में स्टोर हो गया है। अगर आपके सामने ये मैसेज नहीं आया 1 रो क्रिएटेड, तो मतलब आपका टेबल में डेटा नहीं स्टोर हुआ, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने गलती कहाँ की। तो यहाँ पर भी कमांड्स टाइप करते समय आपको ध्यान रखना है एक एक सिंटेक्स एक एक कैरेक्टर सही होना चाहिए। अगर कहीं भी आप गलती करेंगे तो आपका कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंसर्ट करना आपको समझ आ गया होगा। एक और देख लेते हैं, एक दूसरा भी रो इंसर्ट करते हैं। सपोज ये एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। फिर से मैंने कमांड दिया इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, वैल्यूज लिखा, फिर से एक वैल्यू डाल दिया 101 डाल दिया, यहाँ पर 1001 डाल दिया, नाम डाल दिया राजेश्वरी, उसका जॉब डाल दिया क्लर्क, उसके सैलरी डाल दिया मैंने 2500, उसका डिपार्टमेंट नंबर डाल दिया 20। अब एक दूसरा रिकॉर्ड हम इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर। तो हम दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए फिर से हमने सेम वे पे हमने दूसरा एक स्टेटमेंट लिख दिया, कमांड लिख दिया, वैल्यूज सबके चेंज कर दिया फील्ड के। देखिए मैंने फिर से लिखा यहाँ पर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, वैल्यूज, फिर उसके बाद सारे फील्ड के नाम। ध्यान रखिएगा जिस सीरीज में आपने यहाँ पर फील्ड का नाम टेबल क्रिएट करते समय दे रखा है, उसी सीरीज में ही आपको इंसर्ट कमांड में वैल्यूज को लिखने हैं। अगर आप फील्ड का सीरीज चेंज करेंगे तो वैल्यू भी गलत स्टोर होगा। दूसरा रिकॉर्ड मैंने डाला, फिर से एंटर किया, देखिए फिर से आपके सामने एक मैसेज आ गया 1 रो क्रिएटेड, यानी ये आपका दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। इस तरीके से आप अपने टेबल पे जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं 1 बाय 1 इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से देखिए एक और रिकॉर्ड मैं डालना चाहता हूँ, तो ये तीसरा रिकॉर्ड है मेरा। तीसरा रिकॉर्ड मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, फिर से एसक्यूएल ओपन किया, यहाँ पर मैंने तीसरा रिकॉर्ड लिख लिया और फिर से डालने के बाद आप एंटर प्रेस कीजिए, देखिए 1 रो क्रिएटेड, फिर से तीसरा रिकॉर्ड आ गया। अगर आप ऐसे ही जितने रिकॉर्ड डालना चाहते हैं उतने रिकॉर्ड आप 1 बाय 1 करके इस टेबल पे स्टोर कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए मैंने यहाँ पर 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए। बात समझ आ गई होगी आपको। तो दो चीजें आपने अभी देखा है, कौन कौन सी दो चीजें देखा? पहला चीज ये देखा कि आप अपने टेबल को किस तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप कौन सा कमांड यूज करेंगे? क्रिएट टेबल कमांड यूज करेंगे और उसके बाद आप टेबल का नाम देंगे, फिर पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, फिर सारे फील्ड का नाम देंगे उसके डेटा टाइप के साथ। लास्ट में आपको ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली बात, कि जो लास्ट वाला फील्ड नेम होगा उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा नहीं देना है, और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज करके आपको देना है सेमीकोलन। ये सेमीकोलन ये बताता है कि कमांड यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, तो हर एक कमांड के बाद आपको क्या देना है यहाँ पर? सेमीकोलन देना है। तो जितने भी एसक्यूएल कमांड होते हैं वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होते हैं। कुछ कमांड ऐसे भी होते हैं जो एसक्यूएल प्लस के कमांड होते हैं जिसपे सेमीकोलन की हमको जरूरत नहीं होती। अब वो कैसे कमांड्स होते हैं उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो फिलहाल हम सारे के सारे एसक्यूएल कमांड्स यूज कर रहे हैं। तो एसक्यूएल कमांड्स को टर्मिनेट करने के लिए आपको यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन लगाना कंपलसरी। ठीक है, तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। तो क्या करना है आपको? तो दो चीजें आपने देख ली अभी, क्या क्या देख ली? टेबल को क्रिएट करना, और दूसरी बात आपने देख ली टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करना। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको क्लियर होंगी कि किस तरीके से आप टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको छोटा सा चीज और भी बता देता हूँ कि डेटा को जो आपने टेबल से वैल्यू इंसर्ट किया है, टेबल में वैल्यू को डाला हुआ है, जो डेटा स्टोर किया है उसको रिट्रीव किस तरीके से कर पाएंगे। रिट्रीव यानी उसको सेलेक्ट अगर करना है, उसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप डेटा रिट्रीवल कमांड या डेटा क्वेरी कमांड आप यूज करते हैं, जो कि होता है सेलेक्ट कमांड। कौन सा कमांड होता है? सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड से आप अपने एसक्यूएल से जो डेटाबेस में डेटा स्टोर है
उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो देखिए मैं बेसिक सिंटेक्स अभी आपको सेलेक्ट का बता रहा हूँ, इसके साथ बहुत से और क्लॉजेज यूज कर सकते हैं। तो सेलेक्ट के साथ जो क्लॉजेज यानी कि जो एडिशनल चीजें यूज कर सकते हैं हम उसको आगे देखेंगे। फिलहाल मैं सेलेक्ट का बहुत ही सिंपल रूप आपको बता रहा हूँ कि सेलेक्ट को यूज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कमांड यानी कि सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट देंगे, उसके बाद आप कॉलम का लिस्ट देंगे, या कॉलम का लिस्ट यानी फील्ड का नाम कि कौन कौन से फील्ड्स आप टेबल से रिट्रीव करना चाहते हैं, और उसके बाद फ्रॉम यूज करके आप टेबल का नाम देते हैं। तो इस सिंटेक्स से, इस सेलेक्ट कमांड से इस तरीके से आप अपने टेबल से रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। मैं फिर से बोल दूं, ये सेलेक्ट का बहुत ही बेसिक रूप है। इसके साथ और भी बहुत सारे क्लॉजेज आप यूज कर सकते हैं, कंडीशंस दे सकते हैं। वो सारी चीजें कैसे होंगी वो आगे देखेंगे। फिलहाल हम इस सेलेक्ट का सिंपल सा रूप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड्स अपने टेबल से रिट्रीव कर पाएंगे। तो हमने दिया यहाँ पर सेलेक्ट कमांड, इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो एग्जांपल कैसे देना है, तो एग्जांपल देखिए क्या करते हैं, मैं यहीं से आपको रिकॉर्ड एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो सपोज यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सेलेक्ट, मेरे पास 4 फील्ड है। कितने फील्ड है मेरे पास, 4 फील्ड है। तो 4 फील्ड में से जो भी फील्ड आप स्टोर करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। जैसे मैं सारे के सारे फील्ड देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टार। क्या लिखूंगा, स्टार, और उसके बाद फ्रॉम लिख के अपने में टेबल का नाम दूंगा। तो टेबल का नाम दे दिया मैंने एम्प्लॉय। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जैसे ही मैंने लिख के एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर सारे के सारे मेरे टेबल के जो 4 रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट डाले थे, इंसर्ट किए थे, वो सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पहला ईएमपी नंबर, दूसरा ई नेम, तीसरा जॉब, चौथा सैलरी, पांचवा डिपार्टमेंट नंबर। तो ये सारे रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर स्टोर कर रखे हैं जो हमने देखा। तो अगर सारे के सारे रिकॉर्ड, सारे फील्ड और सारे रोज अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टार। क्या यूज करते हैं हम, स्टार यूज करते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक फील्ड ही देखने हैं, स्पेसिफिक फील्ड ही देखने हैं, लेकिन सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर फील्ड का नाम भी दे सकते हैं। सपोज मैंने लिखा सेलेक्ट EMPNO, और उसके बाद मैंने लिख दिया ई नेम। मेरे को केवल एम्प्लॉय का नाम और उसका नंबर ही देखना है, तो मैंने यहाँ पर केवल 2 ही फील्ड का नाम लिखा, सेलेक्ट EMPNO, ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जैसे ही आप ये 2 फील्ड का नाम देंगे, तो आप देख सकते हैं ऊपर में सारे फील्ड और सारे रिकॉर्ड आपको दिखाया था, लेकिन यहाँ पर आपको केवल एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय का नंबर बस दिख रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 ही चीजें स्पेसिफाई करके रखी है, EMP नेम और EMP नंबर। तो जैसे जैसे आप फील्ड बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये अपने फील्ड का सीरीज भी, या फील्ड को जो एक्सेस है वो भी करते जाएगा। जैसे मैंने ई नेम के साथ, सपोज ई नेम के साथ मैं उसका जॉब देखना चाहता हूँ और उसकी मैं सैलरी देखना चाहता हूँ। तो अभी मैंने 3 चीज दे दिया, सेलेक्ट ई नेम, जॉब, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आप देखेंगे आपके सामने 3 चीजें, 3 फील्ड आ जाएंगे, ई नेम, जॉब और सैलरी। ठीक है। तो ये सेलेक्ट का बहुत ही बेसिक रूप है, इसके साथ और भी चीजें हैं जो कि आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में आपको समझ आया होगा कि क्या क्या करना है। तो मैं आपके लिए फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि आपको करना क्या है। तो आपको ये मैंने जो टेबल का स्ट्रक्चर दिया है, इस टेबल के स्ट्रक्चर का एक टेबल आपको क्रिएट करना है। और क्रिएट करने के बाद ये सारे जो डेटा मैंने दी हुई है, ये सारे रिकॉर्ड्स को आपको उस टेबल पे इंसर्ट करना है। और इंसर्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, सेलेक्ट कमांड यूज करना है। तो सेलेक्ट कमांड मैंने अभी जैसे बताया है, उस तरीके से आप सेलेक्ट कमांड यूज कर सकते हैं। अगली क्लास पे और भी डिटेल देखेंगे सेलेक्ट कमांड का कि और क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो वो देखेंगे हम सारी अगली क्लासेस पे। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मेरे ख्याल से आज की जो भी जानकारियां आपको दी गई है, आपको समझ आया होगा, और अच्छी तरीके से आप इसको समझ के अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं, अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।